नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज मैं प्रैक्टिस सेट 5 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा, इसके बाद हम थ्योरेटिकल पोर्शन को क्रमवार समाप्त करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हमें यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा जा रहा है। पहला है औद्योगिक, दूसरा है औद्योगिक, तीसरा है औद्योगिक और चौथा है औद्योगिक। ठीक है, तो हमें यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, हमारा जो बी होगा वो राइट आंसर होगा, औद्योगिक। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। हमें यहाँ पे अशुद्ध शब्द का चयन करना है। पहला है ज्योत्सना, दूसरा है अहोरात्र, तीसरा है भास्कर और चौथा है मिष्टान्न। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है। याद रखिए यहाँ पे जो भास्कर शब्द होगा, ठीक है, यह अशुद्ध शब्द होगा। ठीक है, भास्कर जो है हमारा ये अशुद्ध रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा भास्कर का, देखते हैं। याद रखें भास्कर का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा भास्कर, आधा सा लगेगा। ठीक है, खष्टी सा की जगह आधा सा यहाँ पे प्रयोग होगा। ये भास्कर का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं तीसरा। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है और कौन सी वर्तनी शुद्ध है वह हमें यहाँ पे बताना है। पहला है आधीन, दूसरा है आकंठ, तीसरा है अकस्मात और चौथा है आकंठ तांडव। ठीक है, तो याद रखें यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आखंड, आकंठ। ठीक है, आकंठ यानी कि यह हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। और यहाँ पे आधीन, अकस्मात और जो यहाँ आकांड तांडव लिखा है यह अशुद्ध है। ठीक है, आधीन नहीं, यहाँ पे होता है अधीन। ठीक है, क्या होता है, अधीन होता है, अधीन। ठीक है, अकस्मात की जगह होता है अकस्मात, अकस्मात। ठीक है, अकस्मात होता है। और आकांड तांडव की जगह होता है सॉरी, अकांड तांडव की जगह होता है अकांड तांडव, अकांड तांडव। ठीक है, यहाँ आकांड तांडव नहीं होगा, यहाँ अकांड तांडव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन जो है वो तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। पहला है यह असली गाय की घी है, दूसरा है यहाँ शत्रु से खतरा है, तीसरा है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया और चौथा है इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। तो याद रखें यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो बी जो हमारा होगा शुद्ध वाक्य होगा, यह यहाँ शत्रु से खतरा है। ठीक है, और पहले में जो सही होगा यह असली गाय की घी नहीं। ठीक है, यह असली गाय की घी का शुद्धतम रूप होगा, यह गाय की असली घी है। ठीक है, क्या होगा इसका, यह गाय की असली घी है। ठीक है, असली घी है। ठीक है, यह इसका शुद्धतम रूप होगा। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा प्रश्न। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। हमें यहाँ पे पर्यायवाची पूछा जा रहा है आंख का। ठीक है, ए है चक्षु, बी है दृग, सी है अच्छी और डी है अतुल। तो याद रखें जो हमारा अतुल होगा, ठीक है, यह आंख की पर्यायवाची नहीं है। अतुल किसकी पर्यायवाची है, याद रखें अतुल का मतलब होता है अनुपम, अप्रतिम। ठीक है, अपूर्ण, निरूपम, बेजोड़। ठीक है, याद रखें ये होता है अतुल की पर्यायवाची, यानी जिसकी तुलना ना की जा सके। ठीक है, अतुल, जो तुलना योग्य ना हो। याद रखें एक होता है अतुलनीय, अतुलनीय जिसकी तुलना ना की जा सके, लेकिन अतुल मतलब होता है जो तुलना योग्य ना हो। ठीक है, निरूपम। छठा प्रश्न है कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे अंधकार का पर्यायवाची बताना है कौन सा नहीं है। ए है तम, बी है अंधेरा, सी है अमावस्या और डी है तिमिर। तो याद रखें अमावस्या जो है ये अंधकार की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अंधकार की पर्यायवाची होते हैं तम, अंधेरा, तिमिर, अंधियारा, तमस। याद रखें तमस भी जो होता है तमस, ठीक है, ये भी अंधेरा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सातवां प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का ए है बेसहारा, बी है यतीम, सी है अनाड़ी और डी है निराश्रित। याद रखें सी जो होगा सही आंसर होगा, अनाड़ी जो है ये नहीं होगा। आठवां प्रश्न देखते हैं, अर्क के लिए बेमेल शब्द का पहचान करना है। ठीक है, ए है विष्णु, बी है काढ़ा, सी है अंतर और डी है सूर्य। याद रखें तो आठवें का जो सही अंतर हो जाएगा वो होगा अंतर। ठीक है, या बेमेल है। इसके अलावा विष्णु, काढ़ा और सूर्य ये सभी अर्क के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, नौवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंधा का समानार्थी शब्द है? ठीक है, ए है अंश, बी है अंशु, सी है अश्रु और डी है अंश। तो याद रखें इसमें कंधा का पर्यायवाची कौन सा है? अंश। ठीक है, याद रखें अंश, ये छोटा सा होगा। ठीक है, इस अंश का मतलब होता है भाग, इस अंश का मतलब होता है भाग। ठीक है, हिस्सा। 10वां क्वेश्चन है, मुद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा? ए है अंगूठी, बी है कंगन, सी है मुद्रा और डी है मौन। तो याद रखें जो मुद्रिका का पर्यायवाची जो होगा पर्यायवाची होगा वो होगा अंगूठी। ठीक है, अंगूठी होगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं याद रखें मुद्रिका के? अंगुलिका। ठीक है, अंगुलिका, अंगुलिका भी होता है। छाप, छाप भी होता है। वलय, वलय होता है। साथ ही साथ मुंदरी भी होता है। ठीक है, मुंदरी। ठीक है, मुंदरी भी होता है। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? अंगूठी के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11वां प्रश्न, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, ए है अपूर्व, बी है सामान्य, सी है अनावश्यक और डी है साधारण। तो याद रखें अनुपम का पर्यायवाची होगा अपूर्व। ठीक है, अपूर्व। 12वां प्रश्न देखते हैं, दर्प का पर्यायवाची शब्द है। दर्प किसका है? ये दर्प माने होता है अहंकार या घमंड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, दर्प माने घमंड होगा। 13वां प्रश्न देखते हैं, अनल शब्द किसका पर्यायवाची है? ए है अग्नि का, बी है जल का, सी है वायु का और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें जो अनल है वो अग्नि का पर्यायवाची किसका है? अग्नि का है। अनल, पावक, दहन, ठीक है, हुतासन ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं 14वां प्रश्न, सांप का पर्यायवाची है। ए है अहि, बी है केहरी, सी है अरुण शिखा और डी है शार्दूल। याद रखें इसमें जो अहि जो होगा वो सांप का पर्यायवाची, सांप का पर्यायवाची क्या है? अहि। अहि भुजंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जलीय का विशेष रूप है। ठीक है, जलीय का विशेष रूप क्या है? ए है जलमय, बी है जल, सी है जलमग्न और डी है जलीय। तो याद रखिए जो जलीय का विशेष रूप क्या होगा? जल होगा। ठीक है, तो हमारा बी आंसर जो होगा वो सही होगा। 16वां प्रश्न देखते हैं, भौम का विशेष रूप है। ठीक है, ए है भौमिक, बी है भूमित्व, सी है भूमि और डी है भूमिक। तो याद रखें इसमें जलीय का जो पर्यायवाची होगा, ठीक है, वो होगा, सॉरी, इसमें भौम का जो विशेष रूप पूछा गया है, तो भौम का विशेष रूप होगा भूमि। ठीक है, ये भूमि की विशेषता बता रहा है। ठीक है, 17वां, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन है? याद रखें इसमें घर, आदमी और वस्त्र ये तीनों क्या है? विशेष है। ठीक है, सी आंसर जो होगा हमारा ये सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखते हैं, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। ए है क्रिया विशेषण, बी है विशेष्य, सी है प्राविशेष्य और डी है उपमान। तो याद रखें विशेषण जिस जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? विशेष कह लेते हैं। ठीक है, विशेष कहते हैं। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखते हैं, संस्कृति की का विशेषण कौन है? ए है सांस्कृतिक, बी है ए है संस्कृति, बी है सांस्कृतिक, सी है संस्कृत और डी है सांस्कृतिक। ठीक है, तो याद रखें इसमें जो सांस्कृतिक है, ठीक है, यह विशेषण होगा। ठीक है, संस्कृति का विशेषण होगा सांस्कृतिक। 20वां प्रश्न देखते हैं, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? ठीक है, ए है अतिरंजित,
बी है रंजित, सी है अतिरंजनी और डी है अतिरंजित। तो याद रखिए इसमें 20वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अतिरंजित। ठीक है, अतिरंजित जो होगा अतिरंजन शब्द का विशेषण रूप होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21वां प्रश्न। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? ए है सार्वनामिक विशेषण, बी है परिमाणवाचक विशेषण, सी है संख्यावाचक विशेषण और डी है गुणवाचक विशेषण। तो रामायण सुंदर रचना है, इसमें किस जो सुंदर है, ठीक है, ये कौन सा किस प्रकार का विशेषण है? तो याद रखिए यह है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं 22वां प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसमें विशेषण का? लड़का, ए है लड़का भजन गा रहा है, बी है मैंने उसको बुलाया, सी है वह सुंदर लड़का आया, डी है उसने भजन नहीं सुनाया। तो याद रखें इसमें जो 22वें जो होगा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ पे सुंदर लड़का या गुणवाचक विशेषण हमें यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। 23वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, और किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना है। पहला है यह चांदी खोटी है, बी है लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, सी है जंगली जानवर आक्रामक होते हैं और डी है भगवान कृपा करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए 23वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, भगवान कृपा करते हैं। ठीक है, 24वां प्रश्न देखते हैं। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ठीक है, ए है आर्ष, बी है ऋषिकल्प, सी है ऋषि तुल्य और डी है ऋषिवत। तो याद रखिए ऋषि शब्द से क्या बनेगा? आर्ष। ठीक है, आर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, हमें यहाँ पे तद्भव शब्द का चयन करना है। ठीक है, ए है आंसू, बी है एकत्र, सी है वानर और डी है उच्र। ठीक है, तो याद रखिए 25वें का जो राइट आंसर होगा वो आंसू होगा। ठीक है, क्योंकि आंसू का जो होगा, ठीक है, तत्सम जो आंसू का तत्सम होगा वो क्या होगा? अश्रु। क्या होगा? अश्रु होगा। ठीक है, याद रखें। 26वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द कौन सा है? ए है आस, बी है आंख, सी है कान और डी है आमलक। तो 26वें का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो होगा डी। ठीक है, तत्सम शब्द क्या है? आमलक किसका आमलक किसका तत्सम शब्द है? याद रखें यह आम का तत्सम शब्द है। ठीक है, सॉरी, आमलक का होता है आंवला, आंवला होता है। ठीक है, आंवला होता है और आम्र का होता है आम। ठीक है, आम्र का आम होता है। ठीक है, आम। ठीक है, याद रखें। 27वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, तत्सम शब्द कौन सा है? ए है आम्र, बी है आग, सी है 14 और डी है फूल। तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पर हम देखें कि आम्र जो होगा ये तत्सम शब्द है, आम का आम्र होता है। ठीक है, 28वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, ए है आश्चर्य, बी है इलायची, सी है उल्लास और डी है अग्नि। तो याद रखें इसमें तद्भव शब्द पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा? इलायची। ठीक है, इलायची होगा। इलायची का जो तत्सम शब्द होता है उसे कहते हैं एला। ठीक है, एला। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 29वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? ए है तद्भव, बी है तत्सम, सी है विदेशज और डी है देशज। तो इसमें से ईमानदार शब्द क्या है? याद रखें यह विदेश शब्द है। ठीक है, विदेशज शब्द है। क्यों विदेशज शब्द है? याद रखें ईमानदार जो है ये कौन सा शब्द है? अरबी है। ठीक है, अरबी, अरबी शब्द है। ठीक है, अरबी शब्द है। ठीक है, 30वां प्रश्न देखते हैं। इच्छु का तद्भव रूप है, इच्छु का तद्भव रूप क्या है? ए है गन्ना, बी है इक, सी है ईख और डी है इक्षु। तो इच्छु का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? ईख। ठीक है, ईख। सी ऑप्शन जो हमारा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 31वां प्रश्न। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ठीक है, हमें यहाँ पे तद्भव शब्द का चयन करना है। ए है ईंट, बी है राजा, सी है पृथ्वी और डी है नवीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो तद्भव शब्द होगा, ठीक है, वो होगा क्या? ईंट। ये ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा। ठीक है,
अच्छा, ईंट का तत्सम शब्द क्या होगा? ठीक है, अगर हमें यहाँ पे तत्सम पूछे ईंट का, तो याद रखें इसका होगा इष्टिका। क्या होगा? इष्टिका। ठीक है, ये इसका तत्सम रूप होगा। ठीक है, तो ये हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 32वां प्रश्न देखते हैं। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए है अपभ्रंश, बी है तुर्की, सी है फारसी और डी है अरबी। तो याद रखें उर्दू शब्द जो लिया गया है वो स्वयं तुर्की भाषा से लिया गया है। ठीक है, तुर्की है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें पूछता है अन्य कौन से लिए गए अन्य कौन कौन से शब्द हैं, याद रखें तो जो कि हम आम जनजीवन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कालीन हो गया। ठीक है, कालीन ये भी तुर्की शब्द है। कैंची, कुली। ठीक है, कुली हो गया। इसके अलावा चेचक, चेचक हो गया। चमचा। ठीक है, चमचा। साथ ही साथ तमगा, तमगा भी प्रयोग किया जाता है। तोप, तोप भी तुर्की है। लफंगा, लफंगा ये भी तुर्की शब्द कहा जाता है। बेगम, ठीक है, बेगम जो कि रानियों के लिए प्रयुक्त होता है। बहादुर, ठीक है, बहादुर यह भी तुर्की शब्द है। ठीक है, इसके अलावा लाश, ठीक है, लाश यानी मृतक का शरीर। ठीक है, सौगात, सौगात, ठीक है, ये भी तुर्की शब्द है। सुराग, ठीक है, ये सभी क्या है? तुर्की शब्द हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। 33वां प्रश्न देखते हैं। अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ठीक है, अंगुली शब्द का तद्भव रूप पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिए इसका होगा उंगली। ठीक है, बी डी ऑप्शन जो हमारा वो सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? हमें यहाँ तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक है, ए है खेत, बी है उद्गम, सी है दर्शन और डी है कोड। तो याद रखें 34वें का जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। उद्गम जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 35वां प्रश्न। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, इसके लिए एक शब्द का हमें चयन करना है। ए है उपनिवेशिक, बी है औपनिवेशिक, सी है औपन्यासिक और डी है उपनिवेशिक। तो इसके लिए कौन सा शब्द होगा? ठीक है, उपनिवेश से जिसका संबंध हो तो इसके लिए शब्द का प्रयोग होगा औपनिवेशिक। ठीक है, औपनिवेशिक बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 36वां प्रश्न देखते हैं। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द। ए है प्रेमी, बी है स्त्रैण, सी है त्रियोचित और डी है त्रियावशी। ठीक है, तो 36वें का जो होगा बी ऑप्शन सही होगा, स्त्रैण। ठीक है, जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए स्त्रैण शब्द का प्रयोग करते हैं। 37वां प्रश्न देखते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? ठीक है, महल के भीतरी भाग के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? ए है गर्भगृह, बी है भीतरी तल, सी है अंतःपुरा और डी है रानीवास। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंतःपुरा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंतापुरा का। ठीक है, और गर्भगृह की क्या कहते हैं? याद रखें मंदिर का वह आंतरिक भाग जहां पे ईश्वर की मूर्ति रखी होती है उसे गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, 38वां प्रश्न देखते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक है, जिसे ना बुलाया गया हो। याद रखें जिसे ना बुलाया गया उसके लिए अनाहूत शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या? अनाहूत। ठीक है, तो हमारा 38वें का सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 39वां प्रश्न देखते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द का प्रयोग हमें करना है। ठीक है, तो याद रखें जिस पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए हो उसके कहते हैं अपर्णा। ठीक है, अपर्णा कहते हैं। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 40वां प्रश्न देखते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द हमें चयन करना है। ठीक है, जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है। ए है गुरुकुलवासी, बी है छात्रावासी, सी है अंतेवासी और डी है आश्रमवासी। तो याद रखें अंतेवासी इसके लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, 41वां प्रश्न देखते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। ठीक है, तो याद रखिए इसका होगा अक्षम्य। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न देखते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, ए है अकिंचन, बी है किंचित, सी है अकुंचन और डी है अलभ्य। तो याद रखिए जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? उसके लिए प्रयोग करते हैं अकिंचन। ठीक है, अकिंचन के लिए एक कहते हैं दरिद्र भी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट
43वां प्रश्न देखते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है, ठीक है। तो अनिश्चित जीविका के लिए एक जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है आकाशवृत्ति, ठीक है, आकाशवृत्ति। यह कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 44वां प्रश्न देखते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, ठीक है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए प्रयोग होगा अच्युत, ठीक है, अच्युत शब्द का प्रयोग होगा। ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अटूट किसे कहते हैं? ना टूटने वाला, ठीक है, अटूट मतलब होता है ना टूटने वाला, टूटने वाला, उसके लिए अटूट शब्द का प्रयोग करते हैं। अटल, अटल किसे कहते हैं? याद रखें, जो अपनी बात से ना टले, जो अपनी बात से ना टले, ना टले, उसके लिए अटल शब्द का प्रयोग करते हैं। अदेय किसे कहते हैं? जो दिया ना जा सके, जो दिया ना जा सके उसके लिए अदेय शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 45वां प्रश्न देखते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, वाक्यांश में शुद्ध रूप होगा, ठीक है। तो ए है बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, बी है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, सी है बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, और डी होगा बाघ और बकरी पानी पीती हैं। तो 45वें का जो बी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि वाक्य में दो लिंग एक वचन के विभक्ति रहित अनेक कर्ता और इसी अर्थ में जो है वह किसी अन्य अव्यय से संयुक्त हो, तो क्रिया में जो होता है प्रायः बहुवचन और पुल्लिंग होता है, ठीक है। अतः शुद्ध वाक्य होगा कौन सा होगा? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 46वां प्रश्न। वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, हमें यहाँ पे वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। ए है प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, बी है हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, सी है मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूं, और डी है उनका प्राण निकल गया, ठीक है। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना, याद रखना डी होगा, उसके उसका प्राण निकल गया नहीं होगा, इसकी जगह होगा उसके प्राण निकल गए, ठीक है। प्राण जो होता है हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्राण बहुवचन में है, ठीक है, तो उसके प्राण निकल गए होगा, ठीक है, गया नहीं होगा। 47वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में त्रुटि है, ठीक है। असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई, ठीक है। तो इसमें हमें ए दिया हुआ है असमय वर्षा, बी है के कारण, सी है अधिकतर फसल, और डी है नष्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य, यहाँ पे जो अशुद्ध अंश दिया हुआ है वह है अधिकतर फसल, ठीक है। यहाँ पे अधिकतर फसल की जगह क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतर फसल की जगह होने चाहिए अधिकांश फसल, ठीक है, या अधिकांश फसल हो सकता है, या फिर होगा अधिकतर फसलें, अधिकतर फसलें, ठीक है? अधिकतर फसलें नष्ट हो गई, ठीक है, ये होगा सही। 48वां प्रश्न देखते हैं। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग करो, रेखांकित शब्द में त्रुटि सुधारें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रेखांकित शब्द यहाँ पे दिया हुआ है बुराई, तो हमें इसका जो शुद्धतम रूप क्या होगा? याद रखें शुद्धतम रूप होगा बुराइयों, ठीक है, बुराइयों, इसका शुद्धतम रूप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है, ठीक है, ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 49वां प्रश्न। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटिपूर्ण वाक्य में वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का पहचान करना है। ए है मैंने हस्ताक्षर कर लिया, ठीक है, बी है मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, सी है मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया दिए, और डी है मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो याद रखें 49वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। 50वां प्रश्न देखते हैं। यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहां पर अशुद्ध है, ठीक है। तो ए है यह, बी है जूते, सी है अच्छे, डी है अशुद्ध नहीं है, ठीक है। तो याद रखें यह इसमें जो होगा ए जो होगा हमारा
ये सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है यह होगा यह। ठीक है, यह के स्थान पे आखिर किस शब्द का प्रयोग किया जाए? तो याद रखिए, यह के शब्द का प्रयोग किया जाए ये जूते अच्छे हैं, ये जूते अच्छे हैं, अच्छे हैं। ठीक है, ये इसका उपयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, तो यह की जगह होगा ये। 51वां प्रश्न देखते हैं, कथित शब्द का विलोम है। ठीक है, ए है कथ्य, बी है अकथ्य, सी है अकथित, डी है कथनीय। तो इसका होगा अकथित, कथित शब्द का अकथित होगा, सी ऑप्शन सही होगा। 52वां प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ए है अनुग्रह का होगा आग्रह, बी का आनंद का शांत, सी है जड़ चेतन, डी है आकृष्ट विकृष्ट। तो याद रखें, 52वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुग्रह आग्रह। ठीक है, अनुग्रह आग्रह की जगह नहीं, ये होगा अनुग्रह का जो विलोम होगा, अनुग्रह का, ठीक है, अनुग्रह का विलोम होगा विग्रह। ठीक है, क्या होगा? विग्रह। ठीक है, नेक्स्ट 53वां प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द, यानी कि हमें विलोम शब्द बताना है उपार्जित का। ठीक है, तो उपार्जित का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनुपार्जित। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। 54वां प्रश्न है, उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। ठीक है, उन्नति का क्या होगा? अवनति होगा, डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। 55वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम का चयन करना है। ठीक है, ऊर्ध्व का क्या विलोम शब्द होगा? ऊर्ध्व का होगा अधा। ठीक है, 55वें का हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, ऊर्ध्व का अधा होगा। ठीक है, ऊर्ध्व माने होता है ऊपर की ओर, अधा माने होता है नीचे की ओर। ठीक है, 56वां प्रश्न देखते हैं, उदात्त का विलोमार्थी शब्द है, उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? याद रखें, होगा अनुदात्त। ठीक है, अनुदात्त, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 57वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? ठीक है, उदार का जो विलोम होगा वो होगा अनुदार। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 58वां प्रश्न देखते हैं, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, उपमेय का होगा अनुपमेय। ठीक है, अनुपमेय, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उपत्यका का विलोम शब्द है। ठीक है, उपत्यका का होगा अधित्यका। ठीक है, उपत्यका का क्या होगा? अधित्यका होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सबसे लास्ट प्रश्न देखते हैं, उक्त शब्द का विलोम है। ठीक है, उक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनुक्त। ठीक है, अनुक्त होगा। ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे 60 प्रश्न जो हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट 5 था उसके 60 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। इसी प्रकार से हमारे 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न दिए हूँ वो सभी पीवाईक्यूज हैं, साथ ही साथ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, आयोग की प्रवृत्ति के अनुसार वो इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे समीक्षा अधिकारी में प्रश्न पूछे जाते हैं। सो आगे जब हम थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें इन्हीं प्रकार के प्रश्नों को ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।